वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सभी का रैम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। तो शायद सभी बच्चे खुश हैं क्योंकि पेपर इतना अच्छा था। सारी बातें जो भी था पेपर में सब कुछ आया। और मुझे लगता है आप डिस्कशन करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची है कि 2017 का पेपर जिसने नहीं लगाया उसका क्या हुआ होगा। और बाकी तो 2017 का पेपर था। एक मज़े की बात यह है कि मैंने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है इस पूरे पेपर का। आपके सामने देखिए एक एक करके सारी बातें रखूंगा। और मैं दो तरीके से इस पूरे पेपर को एनालिसिस करता हूँ कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 2017 का पेपर सपोज नहीं लगाया होगा तो क्या हुआ होगा, और जिन्होंने लगाया होगा वो तो फिर 130 इवन 140 के ऊपर ही जाएंगे। क्योंकि जो भी कठिन प्रश्न थे, जो भी स्टेटमेंट थे एज इट इज, जो भी कोई कुछ सोच सकते हैं कि हम कठिन है, वो सारा 2017 के पेपर से ही पूछा गया था। बाकी जो भी बाकी पूछा गया था वो तो वैसे ही सरल था। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंजना, धर्मेंद्र, आपका, मोहम्मद असलम, अंकित त्रिपाठी, मधुना, अंकित, बाकी और सारे बच्चे, सभी का स्वागत है। तो चलिए एक एक करके विदाउट कोई डिले किए हुए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं कि हमने क्या पढ़ाया था, क्या आया था विद प्रूफ। शायद ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रोज़ बोलते बोलते मैं थक जाता हूँ कि मैंने लास्ट क्लास में ये बोला तो आ गया। अब मैं बाकायदा सारे स्नैपशॉट भी इस पर लगा दिए मैंने ताकि आपको समझ में आए। ये पहला क्वेश्चन था, एक एक करके सारे क्वेश्चन समझते हैं ताकि आपको दिक्कत ना जाए। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ ताकि समझ में भी आए आपको। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से भरिए। ये अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का एक सिद्धांत है। मैंने आपको बताया था कि माँ से मूल प्रवृत्ति, माँ से मैकडूगल, ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि माँ जब भी आए तो मैकडूगल और मूल प्रवृत्ति दोनों एक साथ होते हैं। तो उसी का ये प्रश्न है और आपका आंसर भी मूल प्रवृत्तियों को लेकर फिर क्या होना चाहिए था, मूल प्रवृत्तियों को लेकर आपका आंसर फिर मैकडूगल ही होता। अगला क्वेश्चन है दूसरा। देखिए मैंने ऑलरेडी पहले इसे 3 नंबर लिखा रखा है। जो भी बच्चे रैम अकेडमी पढ़ते हैं वो समझते हैं कि 3 नंबर का मतलब क्या है। देखिए ये 3 नंबर जब है जब आपने 2017 का पेपर नहीं लगाया। देखिए मैं आपको यहाँ तक दिखा सकता हूँ कि मैंने ऑफलाइन टेस्ट के पेपर में सारे पेपर दिए थे पुराने, सिर्फ मैंने पुराने दिए थे। दुनिया जहाँ के लोग, सारी कोचिंगें अपने अपने प्रैक्टिस सेट, न जाने 22,000, न जाने 2,000, न जाने 2,200 क्वेश्चन क्या क्या लगवाए। मैं आपको सिर्फ मॉक टेस्ट के नाम पर हमेशा पुराने पेपर दिए। और मेरे बच्चों को कहीं से मैंने कल टेलीग्राम पे भी डाला था कि देखिए जो भी पेपर बच्चों ने दिए हैं उसमें फिर उनके नंबर 29, 28, 27 ऐसे नंबर थे। तो स्टेटमेंट उन बच्चों को तो याद ही थे। और ये वाला जो क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु के अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, ये डम्बल का स्टेटमेंट है। और ये याद रखें, किसी भी कोचिंग वाले को तभी पता लगा था जब 2017 में ये पेपर में आया था। इसके पहले किसी के कोचिंग पेपर के प्रैक्टिस पेपर में भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ करता था। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा जब 2017 की मैंने आंसर की जारी करी थी। तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है, डम्बल का, क्योंकि आयोग की जो आंसर की आई थी उन्होंने डम्बल ही माना था, बात खत्म हो गई। तीसरा है, किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो देखिए आप अगर इसे थोड़ा सा समझना चाहें तो इसमें कहानी ये है कि ये यूजेनिक्स जो है, ये हिटलर जो विचार था, आपको पता हो कि हिटलर कहता था कि एक ही जाति के लोगों का यहाँ अस्तित्व रहना चाहिए, नाजी लोगों का अस्तित्व रहना चाहिए। उसने इसी एक सनक के पीछे न जाने कितनी लाशें विछवा दी। एक पूरा द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, इन सब में जो हिटलर की जर्मनी का जो भी नुकसान हुआ वो सब इसी सोच के कारण हुआ। तो यूजेनिक्स जो है वो फ्रांसिस गाल्टन की एक किताब है, उसमें उसने बात इस पर की है कि ओशो का भी कहना था कि देखिए हमें अगर जैसे हाइब्रिड फसलें तैयार करते हैं ताकि हम ज़्यादा पैदावार गेहूं की ले सकें, ज़्यादा पैदावार आलू की ले सकें, तो ऐसे ही इंसानों की भी अच्छी ब्रीड होने के लिए उन्हीं लोगों को जन्म देने का अधिकार होना चाहिए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हेरिडिटी फॉर्म में ज़्यादा मजबूत हैं। तो यही है यूजेनिक्स का कंसेप्ट और इसी को किताब को गाल्टन ने लिखा था। ये ऑलरेडी 2017 के पेपर में आया। देखिए मैंने बगल में 3 नंबर भी लिख रखा है ताकि वो बच्चे जिन्होंने ये पेपर नहीं पढ़ रखा है वो ये देखें कि आखिरकार अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो कितने प्रश्नों का नुकसान होता। तो इस तरीके से ये हो गई बात। आपका सृजन शास्त्र के पिता गाल्टन होंगे। चौथा क्वेश्चन था कि 12 से 16 वर्ष, आपको याद होगा ये नोट्स का क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो सारे स्नैपशॉट जो भी मैंने पढ़ाए थे। तो जालोट बुद्धि परीक्षण में एक वर्ड लिखा हुआ था कि 12 से 14 वर्ष होता है, सामूहिक परीक्षण होता है। लेकिन कहीं ना वहां पर शाब्दिक की मैंने डिस्कस करी थी ना अशाब्दिक डिस्कस करा था। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा तो इससे बिल्कुल अलग थे क्योंकि वो शिक्षित व्यक्तियों के लिए थे। तो अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। अगर आप देखें कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण ये बुद्धि परीक्षणों के प्रकार है जिसमें जालोट बुद्धि परीक्षण आता है। तो आप अगर देखेंगे तो चित्रांकन परीक्षण या आर्मी अल्फा टेस्ट, ये दोनों जालोट से रिलेशन नहीं रखते।
एक बार आप सोच सकते थे कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो सकता है, लेकिन खुद सोचो कि ये 12 से 16 वर्ष के बच्चों का है, तो इसके लिए अशाब्दिक होने की जरूरत ही नहीं है, तो शाब्दिक भी हो सकता है। तो फिर हम ज्यादा अगर दिमाग नहीं भी लगाते तब भी यही लगाते साधारण मानसिक योग्यता परीक्षा। अगला है ये 2017 ओल्ड पेपर, ये सब में लिख रखा है मैंने, काफी मुझे देर लग गई इस चीज को ढूंढने में, ये सब करने में, लेकिन इससे आपको थोड़ा सहूलियत होगी। मैं नीचे लिख भी दिया कि इतने सारे क्वेश्चन 2017 के पेपर से रिपीट हो, नहीं भी हुए तो आपको लास्ट की 1-2 घंटे की जो क्लास थी, मैंने ऑलरेडी पहले से 1 महीने पहले जब 22-23 नवंबर को मैंने वो क्लास ली थी, और उसकी स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे डाल दी थी, आप जाके देख सकते हैं। उन्हीं स्क्रीनशॉट से देखिए कितने क्वेश्चन फंसे होंगे सिर्फ 2 घंटे की क्लास के। तो इसे कहते, देखिए हम दुनिया जहां पढ़ा दें, पूरी किताब लिखवा दो और फिर कहें कि हमारे पढ़े हुए से कुछ नहीं आया, तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो आपके पढ़े से कभी आए ही नहीं है, आपने वो पेपर से उठाए हुए थे। लेकिन जो कंसेप्ट है वो पढ़ाई का मतलब क्या है, टीचर का मतलब क्या है कि 2 या 3 घंटे या 4 घंटे की क्लास में ही आपको वो सब कुछ दे दे जो एग्जाम में आ सकता है। वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा अभी आगे। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर है, साधारण मानसिक योग्यता 2017 का पेपर है, तो ऑफिशियल आंसर की में भी यही आंसर था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत आपको पता ही है, द्विकारक, त्रिकारक, जनरल, स्पेशल मेंटेलिटी, जनरल स्पेशल मेंटेलिटी, सारा स्पीयरमैन है, थांडाक मल्टी फैक्टर थ्योरी है, स्टन का त्रिचापीय तीतन का सिद्धांत है, आपका वर्णन का हिराचिकल थ्योरी है। तो सब मतलब, और ये देखिए मैंने कह के बोला था कि बुद्धि के सिद्धांत से 3 क्वेश्चन आएंगे, और आप देखिए बुद्धि से 3 क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए। ब्लूप्रिंट, ये देखिए एक आपको याद होगा, ये सीटेट में मैंने कई बार डिस्कस किया है, बाकी यूपी टेट में भी ये जो सेक्शन क्वेश्चन आया वो प्रश्न पत्र निर्माण से आया। तो आप खुद ही सोचें, जैसे ये जो पेपर बना है तो इसमें पहले से ये जो भी पेपर सेटर होते हैं उन्हें दे दिया जाता है कि आपको इस स्तर के 3 नंबर वाले पर ना ज्यादा कठिन वाले 7 या 8 क्वेश्चन रखने हैं, जो थोड़ा सा बच्चे पढ़ के बने तो वो वाले क्वेश्चन 12-13 रखने, और जो बिना पढ़े भी जाए उनको भी कुछ बने, ऐसे 8 से 10 प्रश्न तो रखने ही है। तो ये जो सब चीजें होती है वो ब्लू प्रिंट में होती है। अब थोड़ा सा हिंदी की जगह अगर आप अंग्रेजी देख लेते तो आप लिखा ब्लू प्रिंट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वैलिडेशन, कंस्ट्रक्शन, स्कोरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्लियर दिखेगा आपको इसका आंसर, कंस्ट्रक्शन मतलब प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित है ब्लूप्रिंट। और ये बिल्कुल नया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न आते तो थोड़ा और डिस्कस करने में मजा आता, क्योंकि अब डिस्कस करने को कुछ है नहीं, मैंने ही ऑफिशियल आंसर की तब बनवाई थी, तो ज्यादा मजा नहीं आता क्योंकि सारी आंसर लगभग पता है। 7वां प्रश्न देखते हैं, विकास। ये देखिए जीन पियाजे के बिना तो पेपर बनता नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आपको पता है 4 अवस्था होती, संवेदीगामन, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक और आपकी अमूर्त अवस्था। तो अगर आप ध्यान देखेंगे तो ब्रूनर का तो अन्वेषण का सिद्धांत है, स्किनर और कोहलर तो इससे रिलेटेड ही नहीं रखते, तो पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इससे रिलेटेड है। ये मात्र एक ऐसा प्रश्न है पूरे 30 क्वेश्चनों में जिससे मैं कह सकता हूं कि मैंने बिल्कुल भी कभी डिस्कस नहीं किया, और कोई कोचिंग वाला भी नहीं कह सकता कि ये पेपर में प्रश्न उसने कभी डिस्कस किया होगा। हाँ, इधर उधर से बुकों को उठा के प्रैक्टिस पेपर लगा दिए एक अलग बात है, क्योंकि एक मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो ये मात्र एक क्वेश्चन है जिसे मैं बिल्कुल खुले तौर पे बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ नहीं आया। क्वेश्चन है कि MPPI क्या होता है। पहली बात तो MPPI है ही नहीं ये वर्ड, जब आप गूगल पे या कहीं पे भी सर्च करेंगे, बुक्स में देखेंगे तो आपको MMPI मिलेगा, माने कि मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। जो ये टेस्ट है वो किससे रिलेटेड होता है, तो आप इसका जो पर्सनालिटी वर्ड ही आ गया तो आपको दिख ही रहा होगा, पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व से रिलेटेड ये प्रश्न होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये चीज, तो पहली बात तो यहाँ पर ही फिर से केस बन सकता है। एक और बात बता दूं, शायद आपको ना जानकारी हो, 2017 का पेपर मतलब वो पेपर था जब शिक्षा मित्रों की नौकरी चली गई थी और शिक्षा मित्रों को पहली बार वो पेपर पास करके 68,500 की भर्ती में बैठना था। तो हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों के पास जी जान का सवाल था, तो जब इसकी आंसर की आई थी इसमें बहुत सारे विवाद हुए थे, और ये आंसर की 2-3-4 बार कोर्ट के आदेश पर संशोधित हुई थी। तो ये छोटी छोटी बातें भी फिर मायने रखती थी। जैसे अभी अगर कल की डेट में कोई कोर्ट चला जाए तो MPPI परीक्षण का उपयोग तो MMPI होता है, इसी बात पर ही पूरा क्वेश्चन का कहानी बदल जाएगी, और हो सकता है कि सबको जनरलाइज मतलब सबको इक्वल मार्क्स मिले। तो ये MPPI ना होके MMPI है, जहां पे भी आप देखेंगे MMPI मिलेगा। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी MPPI लिखा हुआ है, तो एक तो मिस्टेक ही है पहली बात तो ये क्वेश्चन में। बाकी इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है कि व्यक्तित्व से रिलेटेड ये टेस्ट होता है।
आगे आते हैं, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। देखिए ये प्रश्न में बहुत सारे बच्चे अभी तक, मतलब मैंने देखा बहुत सारे तथा कथित जो भी कोचिंग वाले हैं या जो भी बच्चे हैं, उनने कहा सर रुचि हम लगा के चले आए हैं। देखिए मैंने गोला भी कर रखा है, इसी वजह से थोड़ा सा स्टार भी लगा दिया कि बच्चों को इसमें डाउट है। लेकिन ध्यान रखें, मैंने 2 बार नहीं 3 बार आपको बताया कि अधिगम के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है वो है अभिप्रेरणा। बिना प्रेरणा के आपका अधिगम संभव ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं होगा। हाँ, रुचि क्या करती है, अधिगम में मदद करती है। देखिए रुचि कब जगेगी, जब आपको कोई विषय सरल लगे। सपोज करिए मैंने 2-3 घंटे आपको पढ़ा, मैं एक स्क्रीनशॉट भेजूंगी, मेरी दोस्त ने भेजा है, मतलब दोस्त अगर तारीफ करे तो अच्छा लगता है, स्टूडेंट तो तारीफ करते ही है, कि उसने कहा कि यार तुमने हमें 10 मिनट फोन पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी और वही चीजें मुझे लिख ली थी, और फिर जब मैंने सीटेट का पेपर दिया तो सीटेट की ही कल आंसर की भी आ गई है, तो कह रहा है कि 27 नंबर आए हैं मेरे आउट ऑफ 30। तो आप सोचिए, इसे कहते हैं अनुभव। कोई मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन इतना सारा अनुभव, 16-17 पेपर सीटेट के, ये 9वां 8वां पेपर, 8 पेपर कुछ यूपी टेट के, ये वाला तो मैंने नहीं दिया था। तो आप देखें अधिगम निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है, तो आपका आंसर होगा प्रेरणा। मैं अभी इसके नीचे आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ऐसा कैसे है, ठीक है। तो शैशव काल का समय, अब देखिए इस पर भी बहुत सारे लोगों में विवाद है। देखिए अगर हम देखें तो जनरल जो आपका आंसर होता है, तो उसमें बिल्कुल 4 अवस्थाएं की जगह 3 ही अवस्थाएं कई सारे विद्वान मानते हैं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष हो जाएगी, 6 से आपका 12 बाल्यावस्था, किशोरावस्था आपकी 12 से 19 हो जाएगी। लेकिन जब आप बहुत डिटेल में आएंगे तो पहली बात तो अवस्थाएं मनोविज्ञान के हिसाब से, आधुनिक मनोविज्ञान के हिसाब से 3 नहीं है, 4 है, गर्भावस्था भी है। दूसरी बात, एक वर्ड लिखा है शैशव काल का समय, अगर आप क्वेश्चन पर ध्यान दें तो यहाँ शैशवावस्था नहीं लिखा है, शैशव काल लिखा है। देखिए वर्ड होता है अंग्रेजी में इन्फेंट, इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी को बोले जाता है। हिंदी में भी आपने 2 वर्ड सुने होंगे, एक होता है शैशव और एक होता है शिशु। तो याद रखना, जब शैशव थोड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि वो बोलने लग जाए, खुद से काम करने लग जाए, समझने लग जाए, तो उसे शिशु कहते हैं। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि 1-1.5 साल तक का बच्चा शैशव और उसके बाद का बच्चा शिशु कहलाता है। तभी आपने देखो शिशु मंदिर होते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी स्कूल्स होते हैं या कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, वो शिशुओं के लिए होते हैं, वो शैशव के लिए नहीं होते। तो शैशव का मतलब होता है नवजात शिशु, बिल्कुल ताजा ताजा बच्चा। तो अगर देखा जाए करीब करीब 1.5-2 साल तक का ही बच्चा माना जाता है। तो बिल्कुल ये डाउट में तो रहेगा, लेकिन जन्म से 2 वर्ष ही शैशव काल का क्या माना जाएगा समय। बाकी फिर वही बात, 10 किताबें ला के खड़ो कर दो, कोर्ट में केस कर दो, तो फिर इसका आंसर जन्म से 6 वर्ष भी हो सकता है। लेकिन बिल्कुल जन्म से 2 वर्ष ही आप अभी आंसर मानो, यही देखिए आप आंसर की में भी आएगा। अगला है, क्योंकि ये देखिए शैशव काल का समय ना कि शैशवावस्था पूछी गई थी। अब आते हैं कोहलर ने किससे संबंध। अब इसमें भी बहुत सारे लोग, क्या आप देखिए बिल्कुल क्लियर है अधिगम के सिद्धांत। अभी मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन उस स्लाइड से ही फंसे थे जो मैंने आपको बताई थी। अगला इसके बाद मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है। तो अगर आप देखेंगे मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी है, 14 है। कितनी है, 14। और आपको इसको लेकर 3 क्वेश्चन आए, एक तो मूल प्रवृत्ति के संबंध किससे है, मैकडूगल से। फिर एक क्वेश्चन और आगे आएगा युयुत्सा का संबंध किससे है। तो आप अभी देखना कि मैंने नोट्स में युयुत्सा ही लिखवाई 3 या 4, क्योंकि 14 थी तो मैंने कह दिया नोट से देख लेना, ये 3 या 4 आप देख लो। तो यहाँ पे मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी हो गई है, 14। अब आते हैं आगे अगला, ये देखिए प्रूफ मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेरा नोट से कोचिंग का, आप इसे पढ़िए। अब प्रेरणा को ही सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्णपथ, अनिवार्य स्थिति तथा सीखने का मुख्य कारक कहा जाता है। देखिए एक ये प्रूफ हो गया, मैंने ही आपको नोट्स में लिखवाया था। और वह शक्ति जो हमें आगे ले आती है वह प्रेरणा कहलाती है। अब आगे देखो, ये मैं जब भी बोर्ड पे आपको समझाता हूँ, जब भी अधिगम स्टार्ट करता हूँ, तो ये देखिए आपको हमेशा एक ट्रिक बताता हूँ, याद होगी मेरे सारे बच्चों को। एक MPVR में VCR रोल लग गया, तो मैं आपको कहता हूँ कि पर्सन के पहले क्या लगता है, एम, मतलब कि मोटिवेशन। तो ये 2 प्रूफ हो गए जो बताते हैं कि प्रेरणा ही मुख्य कारक होता है अधिगम का। ये जो रुचि है वो आपका अधिगम में क्या करती है, बढ़ाती है, सहायक होती है, इन्फ्लुएंशियल होती है, सारी बातें। चलिए अगला और दिखाते हैं आपको, मानसिक उद्वेलन। ये देखिए अगर आपको वो जो आउट पेपर हो गया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो आई होप कि सब लोगों ने आउट पेपर तो पढ़ के गई होंगे। बाकी ये पेपर 2017 में भी आया बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक है। और ये ओसबोर्न की कंसेप्ट है मानसिक उद्वेलन। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जब आप थ्योरी पढ़ने बैठेंगे समस्या समाधान इसका आंसर कई सारे बच्चे बताते हैं, लोग बताते हैं, लेकिन मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, देखिए मेरा टिक किस पे लगाऊं, सृजनात्मकता पे। और आप देखें जब आंसर की आएगी तो देख लेना कि आपको सृजनात्मकता ही इसका आंसर मिलेगा।
क्यों मिलेगा? क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो किससे शिक्षण हेतु किया जाता है। तो देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अप्रोच है, मतलब सोच है जिसे हमें पाना है, लेकिन सृजनात्मकता एक कंसेप्ट है जिसे हमें क्या करना है, सिखाना है, सीखना है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग ज्यादा, दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा कनेक्टेड वर्ड है सृजनात्मकता से। तो मेरा आंसर सृजनात्मकता है। एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसपे मुझे लगता है कि हो सकता है सबको इक्वल मार्क्स मिल जाए या समस्या समाधान आंसर आने के चांसेस कम है। सृजनात्मकता ही है। 2017 की जो पहली ऑफिशियल आंसर की आई थी तब भी आंसर सृजनात्मकता ही था, और आपको मैं वो भी दिखाऊंगा जब उसके पहले भी मैंने ऐसी आंसर की डाली थी तब भी मैंने सृजनात्मकता लगाया था, ना कि समस्या समाधान। अगला लिखा है, निम्न से किसके प्रयोग में कुत्ता, अब आपको याद ही है, बता चुका हूँ, रटवा रटवा के खत्म कर दिया था। पाव, लाव, लाव, लार, लार किसकी निकलती है? कुत्ते की। तो ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। अब देखिए, कितनी बार बताया कि सृजनात्मकता का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है मौलिकता। मौलिकता का मतलब होता है ओरिजिनलिटी। तो जब भी ओरिजिनलिटी होगी तभी आपकी क्या निकलेगी? सृजनात्मकता। तो देखिए, बड़ा आसान सा आंसर है आपका यहाँ पे मौलिकता। अगला है, कोहलर अपने प्रयोग से सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पूर्ण से अंश, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि जो कोहलर या गेस्टोटवादी है वो एक ही सिद्धांत पर काम करते थे, पूर्ण से अंश। अब बहुत सारे लोग बोले प्रयोजन पूर्ण, कुछ भी नहीं हो सकता भैया, यही आंसर होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है। समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। पूर्ण का मतलब ही क्या है? समग्र है। तो बस कोहलर गेस्टोटवादी था, पूरे गेस्टोटवादियों को मानता था पूर्ण से अंश, और इस तरीके से आंसर हो गया। अगला देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है ये पाठ योजना। ये जरूर आपको, देखिए ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं, 68,500 का जो पेपर है उसमें ही हर वर्ड की आंसर क्वेश्चन आया था। एक जो साइको 2 का नोट्स पढ़ाता हूँ उसमें भी हर वर्ड बहुत अच्छे से मैंने बताया था। बाकी हर वर्ड की भैया पंचपदी प्रणाली है। आपको ट्रिक भी बताई थी कि एक पापा गा ऐसा कुछ भी बना, देखिए पापा गा लिखा हुआ है, तो पा से प्रेजेंटेशन, देन फिर से अगला पी आएगा, सॉरी प्रिपरेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन आपका एसोसिएशन आ जाएगा, देन जी से जनरलाइजेशन आ जाएगा, और फिर से जो ए है फॉर वो एप्लीकेशन कहलाएगा। तो ये 5 हर वर्ड के पंचपदीय प्रणाली होती है। बाकी ये क्वेश्चन भी आपको बनता, हाँ ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में, मतलब मेरा नोट्स भी क्या मुश्किल से 25-26 पन्नों का नोट्स है, तो फिर उस वजह से नहीं है। अब आते हैं अगला, निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर। अब अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे क्वेश्चन, तो जब आप देखेंगे तो ग्रंथियों के आधार पर खुद ही सोचिए। मैंने आपको जुंग पढ़ाया, कैनन नहीं पढ़ाया, लेकिन जुंग पढ़ाया, उसका सामाजिक दृष्टिकोण है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगर आप स्प्रिंगर देखें तो उसका मूल दृष्टिकोण है सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, और कई सारे 6 लोग हैं, टोटल 6 सिद्धांत है। क्रेसमर आपको याद होगा कि हमने 2 पढ़ाए थे शरीर रचना के दृष्टिकोण, एक क्रेसमर का था और एक सेल्डन का था। एक्टो, मीजो और एंडो ये आ भी चुका है, वो सेल्डन का ट्रिक बताई थी कि जिसमें एम नहीं होता उसमें एम होता है। तो जहां मॉर्फिक है वो सेल्डन को जाएंगे क्योंकि उसमें एम नहीं है। क्रेसमर के एस्थेटिक, एथलेटिक एंड पिकनिक हो जाएंगे, और ये आपके सामने है। तो पिछली बार जब ये क्वेश्चन आया था तो पहली बार तो उन्होंने आंसर कहने नहीं दिया था, बाद में जब इस पर केस हुआ, आपत्ति हुई कि भैया ग्रंथि का मतलब तो जो होता है वो होता है, मतलब शरीर में भी तो ग्रंथियां ही है, ये सब लगी हुई। तो चूंकि शरीर रचना के दृष्टिकोण से रिलेटेड है, फिर उन्होंने इसको विवादित प्रश्न मान लिया था और इसका आंसर क्रेसमर भी रख दिया था और सेल्डन, मतलब सभी को इक्वल मार्क्स मिले थे। लेकिन वास्तव में इसका आंसर कैनन ही है। और इसका आंसर कैनन क्यों है? देखिए यहाँ पे ये जो ग्रंथियां होती है, आपको याद होगा, आप जब इकाई 1 बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो वहाँ एड्रेनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि ऐसी सब पढ़ी होंगी। तो यहाँ 2 तरह की ग्रंथि होती है, एक डक्ट ग्लैंड्स होती है, एक डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। ये जो डक्टलेस ग्लैंड्स है वो थायराइड, एड्रेनल एंड पीयूष ग्रंथि, अंग्रेजी में पिट्यूटरी बोलते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट जो कैनन का था कि भैया इनके आधार पर व्यक्ति प्रभावित होता है, उसका शारीरिक विकास प्रभावित होता है, शारीरिक विकास प्रभावित होगा तो लर्नेबिलिटी भी प्रभावित होगी, और इस वजह से इसके आंसर कई सारे डिफरेंट हो सकते हैं। अगला है 19वां प्रश्न, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। बिल्कुल 2017 का एग्जिट। देखिए जिसने 2017 पेपर नहीं पढ़ा उसको फिर तुक्का ही है और कुछ नहीं है। सही हो सकता है क्रो एंड क्रो, क्योंकि बहुत जगह क्रो एंड क्रो, रॉ, सरलॉक ये आंसर सही हो जाते हैं, आपने देखे होंगे। तो अगर इस हिसाब से तुक्का मारा तो अलग बात। अगर 2017 पेपर देखिए, मैंने 3 नंबर इसीलिए रखा कि ये क्वेश्चन नहीं बनता। और ऐसे गिनती के 4 प्रश्न है। अगर किसी ने 2017 का पेपर नहीं भी पढ़ा है, कोचिंग में पढ़ा है या मुझसे पढ़ा है, तो 2017 ये वाले पेपर में आपको मात्र 4 क्वेश्चन नहीं बनते। अब अगला आते हैं, बीएफ स्किनर कौन सा बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो ओबियस बात है यार, आपको पता है प्रबलीकरण, पुनर्वलन ये सब स्किनर के भी सिद्धांत है, बिल्कुल सही सिद्धांत है। प्रबलन का सिद्धांत हल का। अब चूंकि यहाँ हल तो है नहीं, तो पुनर्वलन का भी सिद्धांत किसका था? स्किनर का था। निमित्तिक अनुबंधन जब पढ़ा है तब भी मैंने आपको बताया था पुनर्वलन कैसे मिलता है। जब चूंकि वो जो चूहा होता है, कबूतर, जब उसको एक बार खटके बैठता है और सामने भोजन मिलता है तो भोजन के दाने खा लेता है,
और जब भोजन के दाने खाता तो मजा आता है, वो सोचता है यार रोज मैं खटके पे बैठूंगा तो उससे मुझे क्या है, भोजन के दाने मिलेंगे, मतलब प्रबलन सबलीकरण मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अनुकरण और प्रबलन जहाँ लिखा है वही आपका आंसर होगा, बिल्कुल यही होगा। 21 में देखिए वो क्वेश्चन जो मैं कह रहा था, मूल प्रवृत्ति के 3 क्वेश्चन है, एक तो 14 संवेग, एक मूल प्रवृत्ति मैकडूगल की है, और युयुत्सा क्या है। तो याद रखें कि युयुत्सा मतलब मैंने आपको बताया था कि झुंझुनी, जहाँ पे आपको सरसराहट हो, चिढ़न हो, और इसका मूल भाव क्या होता है, क्रोध होता है युयुत्सा का मूल भाव। तो ये है मूल प्रवृत्ति और इसका संवेग होता है क्रोध। ठीक है, क्रोध संवेग क्या होते हैं, मन के आते जाते भाव। अगला क्वेश्चन है 22वां, अगर आप इसे देखें तो इसमें लिखा बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित कर, ये देखिए एच एंड डी के क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था कि पहली जो यूनिट है मतलब बाल मनोविज्ञान, उससे 4 क्वेश्चन आते हैं। एक तो अवस्थाओं को लेकर आता है, अवस्थाओं का क्वेश्चन वही जन्म से 2 वर्ष वाला आ चुका। एक मैंने आपसे कहा था कि अब विकास और अवृद्धि को लेकर क्वेश्चन आएगा, विकास को लेकर क्वेश्चन वो आ चुका, आगे आएगा। एक मैंने कहा था एच को लेकर क्वेश्चन आएगा, एक ई को। एक तो सरल सी बात यह है कि एच और ई का गुणात्मक संबंध है या फिर आनुपातिक संबंध है। दूसरा एच को प्रभावित करने वाले कारक जन्म, माता पिता, ये सब। ई को प्रभावित करने वाले आपका परिवेश, आपका भोजन, ये सारी चीजें। तो सर ये आपने यही बताया था, दिव्या कह रही है हाँ बिल्कुल, 18 का भी लगाया हुआ है। अब आते हैं 22 में पे, तो इस तरीके से ये बालकों के सामाजिक विकास करने के लिए सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है। अब आते हैं 23 में पे। 23 में कहता है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा नहीं है। आप खुद ही सोचना कि जब हम शारीरिक विकास मतलब विकास पढ़ेंगे तो अभी मैं विकास के सिद्धांत की फोटो दिखाऊंगा अपने नोट्स की, और आपको पता है कि विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता है, क्रमिक होता है। तो क्रमिक होता है तो अनियमित तो हो ही नहीं सकता, क्रम है तो एक नियमित तरीके से विकास होगा। तो विकास कभी अनियमित होता ही नहीं है। मानसिक विकास से भिन्नता, इसका शरीर से क्या लेना देना है। कल्पना और संवेग, इनका शरीर से क्या लेना देना है, ये तो मानसिक वृत्तियां हैं। तो अपने आप बचाता द्रुतगामी। अच्छा इसका एक मैंने आपको और बताया था कि एक क्वेश्चन आया था पहले पुराने, देखिए सब कुछ पुराने पेपरों में है, मैं हमेशा मानता हूं। और पहले मैं पुराने पेपर इसलिए लगवाता हूं, कम से कम हर एक सेक्शन के 6-6 क्वेश्चन या 7-7 क्वेश्चन तो फंसते ही है, और इसी वजह से 742 क्वेश्चनों का आप सपोर्ट ले गया। यहाँ पूरे का पूरा उल्टा हो गया कि पूरा का पूरा ही पेपर फंस गया। ठीक है, अब आगे देखिए 23 में का चौथा द्रुतगामी विकास का नियम। अब ये क्या कहता है कि आपको पता होगा कि शुरुआत में जो वृद्धि होती है शारीरिक 2 साल तक के बच्चे की एकदम अनएक्सपेक्टेड होती है। सर्वाधिक शारीरिक वृद्धि किस अवस्था में होती है, क्वेश्चन आ चुका है, और आपका आंसर होता है बाल्यावस्था। सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन कब होते हैं, किशोरावस्था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल आंसर होगा, और वो होगा 23 में का चौथा द्रुतगामी विकास का नियम। इसी वजह से शरीर जल्दी से तेजी से बढ़ता है, फिर बीच में कब ये बोला जाता है कि स्थिर अवस्था कौन सी कहलाती है शारीरिक विकास की, तो वो कहलाती है 5 से लेकर 12 साल तक के बच्चे की। जैसा 5 साल का बच्चा दिखता है वैसे 12-13 साल तक का बच्चा दिखता है। फिर जैसे ही किशोरावस्था लगती है वैसे उसकी एकदम से लंबाई बढ़ जाती है, कई सारे परिवर्तन आते हैं। छोटा सा बच्चा पैदा हो जाता है, 1.5 साल के अंदर दौड़ने कूदने बातें करने लग जाता है। तो इसी वजह से ये सारे नियम है, और बिल्कुल यही आंसर होगा। अगला देखिए, अभी तक कोई एक ही डाउट वाला क्वेश्चन वही सृजनात्मकता और समस्या समाधान, और देख लेना आप सृजनात्मकता ही आंसर आएगा। अब ये देखिए मेरा नोट्स, और देखिए कि कैसे क्वेश्चन आए। देखिए मैं फिर से आपको अलग हटके बताता हूँ, ये प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार मैं मुंह से बोलता हूँ, लोगों को लगता है ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, अपने आप मार रहा हूँ। ये देखिए मूल प्रवृत्ति से लेकर, ये देखिए मैंने बिल्कुल मैकडूगल 14 संवेग, ये मूल प्रवृत्ति का संबंध मैकडूगल से, ये देखिए आपको बड़ा अचरज लगेगा। और देखिए वो सारी चीज कि ये लिखा है युयुत्सा, और ये देखिए युयुत्सा किस में लिखा हुआ, ये देखिए मूल प्रवृत्ति में लिखा हुआ, अगर आपको दिख रहा हो तो ये युयुत्सा लिखा है, और वो मूल प्रवृत्ति है, और इसका संवेग क्या है, क्रोध है। और यही क्वेश्चन आ गया अभी इस बार। ठीक है, और वो नए से आया, मतलब वो 2017 के पेपर में नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रूव हो गया। देखिए विकास के सिद्धांत बार बार आप कह रहे हैं, देखिए आपका जो क्वेश्चन आया था प्रश्न क्रमांक जो भी 24 या 26 रहा होगा, वो जो भी था उसमें परस्पर संबंध था, निरंतर था, और आपका ये रहे सारे विकास समान प्रतिमान था। तो प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं था, जस्ट आगे आने वाला, आप देख लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन आ चुका वंशानुक्रम और वातावरण की अनुक्रिया, तो 1/2 2/1 ये वाला मैंने समझा, उसी से वो आपका सामाजिक परिवेश जन्य वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए तो ये 3 क्वेश्चन, ये 3 दूनी 6 तो ऐसे ही नोट से आ गया। फिर देखिए विकास वाला, ये देखो निरंतर विकास, समान प्रतिमान, परस्पर संबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगला है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं। देखिए ये वो प्रश्न है, अगर आपने पेपर पढ़ा है तो ही बनेगा, अदरवाइज आप याद तो करके नहीं जाने वाले सारे स्टेटमेंट, और बेवकूफ़ी होंगे अगर स्टेटमेंट याद करके जाते हैं आप,
क्योंकि ये तो भाग्य की बात है, आपको पढ़ा पढ़ा मिल जाए, नहीं तो नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां प्रश्न। ये देखिए पूर्व, ये एक नया प्रश्न आया है, लेकिन आप खुद ही सोचो ये 2017 पेपर में पहले से आ चुका था। अगर आपने लगाया तो बहुत बढ़िया। हाँ, ये थोड़ा सा समझ लो कि बहुत सारे बच्चों ने इसमें चिंतन लगा दिया होगा। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? देखिए पूर्व अनुभव के आधार पर ऑलरेडी यहाँ पर क्या है ना, संवेदना को अर्थ प्रदान कर दिया उन्होंने। तो अगर अर्थ प्रदान कर दिया है आपने, तो फिर ये चिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि चिंतन तो किसी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढता है, और तुमने यहाँ अर्थ निकाल लिया है। तो ये प्रत्यक्षीकरण वर्ड से तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें, और वो है परसेप्शन। क्या है वर्ड? परसेप्शन। तो अगर इस परसेप्शन को देखेंगे तो आपको नजर आएगी ये बात कि परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना और उसमें कमियां निकालकर उसका सॉल्यूशन ढूंढना। तो कर तो चिंतन ही रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा वर्ड है प्रत्यक्षीकरण, उसी वजह से इसका आंसर प्रत्यक्षीकरण मान लिया जाता है। अगला है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन। बिल्कुल यार, कुछ बोलना ही नहीं है, ठंडा का आंसर है इसका, है ना। औसत बुद्धि वाले, ये देखिए मैंने आपसे कहा था बुद्धि के 3 प्रश्न आए, मैंने कहा था और वो आपके सामने। तो IQ MA/C, और ऐसा नहीं है कि ये पेपर चलो पुराना आ गया, आपने पुराने पेपर पढ़ाए थे इस वजह से आ गया। आप जो आउट हो गया पेपर उसे उठा के देख लेना, आपको सब कुछ वही मिलेगा जो मैंने पढ़ाया। तो ये हो गया हाँ, अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए 80 से 89 तो कुछ होता नहीं, और आपको मैंने 90 से 120 बताया था। अब आप कह सकते हैं सर 110 से 114 भी है, तो 110 से 114 तो बहुत छोटी चीज हो गई, 110 से 120 भी बोलता है तब भी आप देखेंगे एक डिटेल्ड वाला नोट्स में वर्गीकरण, उसमें वो प्रतिभाशाली में चला जाता है। तो बिल्कुल क्लियर है कि 90 से 109 सामान्य बालक, सामान्य को ही क्या कहते हैं? औसत बालक। तो आप यही लगाते हैं। अगला है तरल व ठोस का सिद्धांत कितनी बार रिपीट हुआ है? और बुद्धि के सिद्धांतों में अभी मैं आपको वो स्लाइडें भी दिखाऊंगा जहां से क्वेश्चन आए, और वो 2 घंटे की क्लास मात्र थी, और मैंने टेलीग्राम पे भी डाली, आप वहां से भी जाकर, इससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं हो सकती कि आपको 23 से 24 प्रश्न मात्र 2 या 3 घंटे की क्लास, और ऐसा नहीं मैंने मुंह से बोला है, उसे बाकायदा बोर्ड पे लिखा मैं आपको दिखाऊंगा भी, और ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का सिद्धांत किसका है? केटल का है। तो ये तो खत्म ही हो गई बात। बाकी थर्मोडायनामिक, स्किनर, बर्नन के सिद्धांत आप जानते हैं, हिराचिकल थ्योरी, ये मल्टी फैक्टर थ्योरी, स्किनर तो व्यवहारवादी है, बुद्धि से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला है क्रिया प्रसूत। भैया पता ही है स्किनर कितनी बार बताया कि भैया जब तक कबूतर सामने से एक खटके से दूसरे खटके पर नहीं बैठेगा तब तक भोजन के दाने गिरने नहीं वाले। तो क्रिया करी तो प्रसूत हुआ, प्रसूत का मतलब होता है पैदा होना। और बिल्ली और कुत्ते को तो बैठे बैठा भोजन मिलता था, याद है आपको? कुत्ता बिल्ली बंदर ऐसे करके पूरी कहानी। अब आते हैं आगे। तो ये हो गए ये सारे क्वेश्चन।